हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वाईफाई स्टडी। सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों अनअकैडमी एंड वाईफाई स्टडी पर। कैसे हो आप लोग सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ कि आप सकुशल होंगे, अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। और सुबह वाली क्लास में अपन ने जो पढ़ा था, यानी कि इससे जस्ट पहले वाली क्लास में अपन ने जो पढ़ा था, वो भारत का सामान्य परिचय के बारे में अपन ने बात की थी। भारत का अक्षांश देशांतर रेखा और भारत का विस्तार, भारत की तटीय सीमा, इनके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। अब अपन भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे मित्रों, अनअकैडमी पे आप कोई भी प्लस कोर्स लेते हैं, कोई भी प्लस कोर्स आप अनअकैडमी पे अगर लेते हैं, तो उसके लिए ये मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10। रेफरल कोड यूज करने से 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा मेरे मित्रों। ये मेरी प्रोफाइल है। मैं नेट, यूपीएससी और पीएससी कैटेगरी में मैंने क्लास ली है। अभी वर्तमान में नेट की कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। पढ़ाने का एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन और 9 मिलियन वॉच टाइम है। 17 के फॉलोवर्स हैं। जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, राजेंद्र शर्मा के नाम से फॉलो करो। न्यू फाउंडेशन बैच, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का है। जो आपका ये न्यू फाउंडेशन बैच जो है, ये 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है मेरे मित्रों। 2021 जून और दिसंबर के लिए, 2022 के लिए पेपर कंप्लीट फर्स्ट होगा और कंप्लीट सेकंड पेपर मिलेगा। आप अगर प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये कोड यूज करें, रेफरल कोड राजेंद्र 10 मेरे दोस्तों। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने के लिए आप अपना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको आइकोनिक और प्लस दो कोर्स मिलेंगे, जिसमें बेनिफिट्स आपको पता है। आइकोनिक में पर्सनल गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल है, स्टडी प्लानर है और एक्सपर्ट की गाइडलाइन है और टेस्ट का एनालिसिस है। प्लस में आपको लाइव क्लास मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, कोर्स का शेड्यूल मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको, जैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओगे तो ऑप्शन इस प्रकार से खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको आइकोनिक और प्लस सेलेक्ट करना है। जैसे आपने आइकोनिक सेलेक्ट किया, तो आइकोनिक सेलेक्ट करने के बाद में बेनिफिट्स देखो, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, कोर्स पूरा और पीडीएफ मिलेगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, क्यूज मिलेगी, पर्सनल कोच मिलेगा और आपका डाउट सेशन रहेगा। आइकॉनिक सेलेक्ट करने के बाद में आपने रेफरल कोड यूज किया राजेंद्र 10 और फिर आपने मंथ सेलेक्ट किया। सेम ऐसे ही प्लस में करना है। प्लस में देखो बेनिफिट्स, एजुकेटर बेस्ट मिल जाएंगे, लाइव क्लास मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, लाइव टेस्ट और क्विज मिल जाएगा, पर्सनल कोच नहीं मिलेगा और डाउट सेशन नहीं रहेगा। आप रेफरल कोड यूज करेंगे राजेंद्र 10, अप्लाई करेंगे और फिर आप मंथ सेलेक्ट करेंगे। बेनिफिट्स देखो मेरे मित्रों, आपको लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कोर्स होगा, कोर्स का शेड्यूल होगा, पर्सनल कोच होगा, स्टडी प्लानर होगा, वीकली रिव्यू होगा, बूस्टर सेशन होगा, डाउट सेशन होगा, इंटरव्यू की तैयारी आप कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स हैं। और स्पेशल क्लास के फीचर्स देखो, जो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास और जो प्लस क्लास होती हैं, उसमें देखो आपको लाइव क्लास मिलेंगी और पोल का सिस्टम होगा, राइज हैंड का ऑप्शन होगा, क्लास मिस नहीं होती है, लेक्चरर के नोट्स मिल जाएंगे, कहीं भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की अपन बात कर रहे थे। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में मैंने सामान्य परिचय जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। भारत का सामान्य परिचय ये मैं पूरा करा चुका हूँ। अपन बात करेंगे अब भारत के भौतिक प्रदेश की बात अपन करने वाले हैं। ये सुबह वाली क्लास में, यानी कि इससे पहले जो क्लास हुई है उस क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश की। भारत के भौतिक प्रदेश, तो भारत के भौतिक प्रदेश का क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं आपके सामने, तो भारत के भौतिक प्रदेशों को दो भागों में अपन बांटेंगे मेरे दोस्तों। और दो भागों की अगर मैं बात करूं, एक है भौतिक दृष्टि से। ये समझने के लिए आज से बता रहा हूं, बाकी सब लिखा हुआ मिल जाएगा। एक है संरचना की दृष्टि से या रचना या बनावट। अब देखो, भौतिक दृष्टि से अगर मैं चर्चा करूं तो भारत के भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है चार भागों में।
और रचना या संरचना या बनावट की दृष्टि से मैं बात करूं तो इसे बांटा गया है 6 भागों में। भौतिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं 4, तो सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसको हिमालय कहेंगे, 1 नंबर है। 2 पे अपन ले लेते हैं प्रायद्वीप, जो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। 3 पर अपन ले लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और 4 पे अपन ले लेते हैं तटीय मैदान व द्वीप समूह। अब इधर देखो, रचना संरचना की दृष्टि से बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सेम है। चौथे पार्ट में इसको अलग कर देंगे, तटीय मैदान अलग, पांचवें पार्ट में द्वीप समूह, और छठे पार्ट में थार मरुस्थल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इनको भी ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि भौतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांट रखा है, बनावट और संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांट रखा है। ये नाम लिखे हुए हैं। पर्वतीय प्रदेश है, मैदान है, थार मरुस्थल है, प्रायद्वीप पठार है, समुद्र और तटीय मैदान है। तो इसमें देखो द्वीप समूह भी आ गए और तटीय मैदान भी आ गए। अब देखो, समुद्र के तटीय जो मैदान है इनकी बात करेंगे तो देखो ये पूरा भौतिक प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आपको दिख रहा होगा। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये मैदान है, ये मैदानी भाग है, ये थार मरुस्थल है, ये प्रायद्वीप का फटारी भाग है, और ये आपके द्वीप समूह हैं, और ये समुद्री तटीय मैदान है। ये पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे आराम से। ये भौतिक प्रदेश बनावट की दृष्टि से भी आ गए इसमें। इसमें दोनों दृष्टि से हैं, भौतिक दृष्टि से प्लस बनावट, दोनों दृष्टि से। ठीक है, संरचना भी आ गई है। 6 पार्ट्स देखो, अब अलग अलग कलर में दिख रहे होंगे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश वाला पूरा ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ये पूरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ये पर्वतीय प्रदेश है, ये उत्तर का मैदान है ग्रीन कलर वाला, ये प्रायद्वीपीय फटारी भाग है पूरा, और ये आपके तटीय मैदान है जिसमें काठियावाड़, कन्नड़, मालाबार, उत्तरी सरकार, उत्कल, कोरोमंडल, ये तटीय मैदान है। और ये द्वीप समूह है, ये आपके हैं अरब सागर के द्वीप समूह, और ये हैं आपके बंगाल की खाड़ी वाले। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो अब एक एक को बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सबसे पहले है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो हिमालय का उदय 70 लाख वर्ष पूर्व कब गोंडवाना लैंड की यूरेशियन प्लेट की टक्कर के फलस्वरूप हुआ है। अब यहाँ पे यूरेशियन प्लेट का मेरे मित्रों आपके टकराव से, यानी कि टकराव का मतलब यहाँ पे आप कौन सी गति है, अभिसारी गति। तो हिमालय अभिसारी गति का परिणाम है।
सीधा एग्जाम में आता है अपसारिका है या अभिसारिका है, तो टक्कर का मतलब है अभिसारी गति का परिणाम है। फलस्वरूप हुआ हिमालय के स्थान पर प्रारंभ में 33 नामक समुद्र था और राजस्थान की खाड़ी झीलें इसी समुद्र की क्या है अवशेष है, जैसे सामर झील, पुष्कर झील, आना सागर, लोणकरणसर, डीडवाना, ये सब इसी के परिणाम है। अब देखो ये गोंडवाना लैंड की प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड का मतलब है, इसको बोलेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो यानी कि इंडो का मतलब इंडियन, ऑस्ट्रेलिया संयुक्त प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों के टकराव से ये देखो ये जो बना ये बना हिमालय। हिमालय, ये देखो भारत दिख रहा होगा आपको, ये इंडिया है, ये पीछे देखो महासागर दिख रहा है, पानी वाला पार्ट, ये पानी वाला, और जहां आज हिमालय था वहां पे 33 सागर हुआ करता था, दिख रहा होगा आपको ये 33 सागर, ठीक है। ये भारत का नक्शा दिख रहा होगा, ये इंडिया है, ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा मेरे मित्रों, ये इंडिया है, ये देखो दक्षिणी भारत दिख रहा है, दिख रहा है पूरा, ये इंडिया है पूरा। और देखो ये यूरेशियन प्लेट, उत्तर में ये 33 सागर था, जहां पे आज हिमालय के स्थान पर प्रारंभ में 33 सागर ये दिख रहा होगा, पानी वाला, ठीक है। नदियों के अवसाद के जमाव से आज खत्म हो गया है, और इन दोनों के टकराव से देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये उठा हुआ पार्ट आपको दिख रहा होगा लगी, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो समझ में आया होगा इससे। नेक्स्ट, पश्चिम में, अब बात करें इसके पश्चिम में हिंदू कुश तथा भारत म्यांमार सीमा पर स्थित आराकान योमा हिमालय के ही दक्षिणी विस्तार माने जाते हैं, हिमालय के ही दक्षिणी विस्तार माने जाते हैं, यानी कि ये नवीन पर्वत हैं, नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं, यानी कि पश्चिमी भाग में हिंदू कुश और भारत म्यांमार की सीमा पर आराकान योमा, ये हिमालय पर्वत के ही दक्षिणी विस्तार हैं। अंडमान निकोबार हिमालय का ही जल में डूबा हुआ भाग है, अंडमान निकोबार हिमालय का ही जल में डूबा हुआ भाग है, ध्यान रखना है। अब उत्तर के मैदान के बारे में अपन ब्रीफ में चर्चा करेंगे, इनकी पूरी डिटेल करेंगे बच्चों। ये तो उत्तर का मैदान, ये विश्व के सबसे उपजाऊ एवं विशाल मैदानों में से एक है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सिल्ट से इसका निर्माण हुआ है, सिल्ट का मतलब होता है गाद, गाद, सिल्ट से इसका निर्माण हुआ है। इस मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है, बाबर है, तराई है, बांगर है, खादर है। तो भारत का उत्तरी जो मैदान है इसको अपन 4 भागों में बांटते हैं, बाबर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 पार्ट है इसके। ये आपको हिमालय दिख रहा होगा, देखो ये भाबर है जो पथरीला पार्ट होता है, ये तराई वाला पार्ट है जहाँ पे हल्की दलदली होती है, और ये खादर है जो नदियों के तल के बराबर स्थित होता है, ये देखो, और ये ऊंचाई पर स्थित जो होता है उसे बोलते हैं बांगर। तो ये संरचनात्मक उप विभाग है इसके। देखो भाबर ये क्या है, मोटे मोटे शिलाखंडों से युक्त, मोटे शिलाखंड, यहाँ पे आपको मिलेंगे मोटे शिलाखंड। और ये कृषि की दृष्टि से क्या है, अनुपजाऊ है, कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है। और भाबर में मेरे मित्रों जो नदियां होती हैं, नदियां क्या हो जाती है, नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त, विलुप्त हो जाती हैं। ये तराई है, नदियां इन शिलाखंडों से होकर बहती हैं तो दूर से दिखाई नहीं देती, तराई में नदियां पुनः प्रकट, नदियां पुनः क्या हो जाती हैं, प्रकट। और जो बांगर है, यहाँ पर बाढ़, ये बाढ़ रहित क्षेत्र है, बाढ़ रहित भाग, बाढ़ रहित भाग, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है,
और यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मृदा। और खादर जो है ये बाढ़ युक्त बाग है, बाढ़ युक्त मैदान। और यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नवीन जलोढ़, यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है, बाढ़ खादर में आती है क्योंकि नदियों के तल के बराबर स्थित है। बांगर जो है नदियों से ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए बाढ़ नहीं आती है। और यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि खादर में प्रतिवर्ष मृदा बदलती रहती है, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र बोला जाता है। भाबर की बात करें अब इनकी, तो यह हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र है। पर्वत पदीय का मतलब होता है हिमालय के पांव में स्थित, जो कि नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इसकी चौड़ाई आधा से 1 किलोमीटर है, चौड़ाई, लंबाई की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तराई की बात करूं तो ये भाबर के आगे का क्षेत्र है, जो पर्वत पद के समानांतर फैला हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। गोरखपुर से पीलीभीत तक गोरखपुर की तराई का विस्तार है 700 किलोमीटर। तराई नम भूमि होती है जहां सघन वृक्षारोपण होता है, मानचित्र में भी देखा होगा। नम का मतलब होता है आर्द्र, नम का मतलब होता है आर्द्र, यानी कि तराई दलदली मैदान भी है। तराई कैसे मैदान है? दलदली। ये भी आपको ध्यान रखना है, तराई कैसे मैदान है? दलदली। तराई दलदली मैदान भी है और यहाँ पे सघन वृक्षारोपण पाया जाता है। बांगर की बात करूं तो ये तराई के आगे का भाग है, तराई का आगे का भूभाग है, जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से निर्मित है। दोमट मिट्टी से बना यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है, कृषि की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र है। पंजाब से उत्तर प्रदेश तक बांगर का विस्तार है। पंजाब में बांगर को धाया कहा जाता है, पंजाब में बांगर को क्या कहते हैं? धाया। बाढ़ रहित क्षेत्र है। खादर की बात करूं तो यह बांगर की तुलना में अपेक्षाकृत निचला मैदान है, जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से भी अभी भी निर्मित हो रहा है, लेटेस्ट भी निर्मित हो रहा है, क्योंकि बाढ़ वाला मैदान है। नदियां प्रतिवर्ष मिट्टियां बदलती रहती हैं। बिहार और बंगाल खादर प्रदेश की, खादर प्रदेश में स्थित है, बिहार और बंगाल। तो बाढ़ का क्षेत्र है, बिहार में और बंगाल में अक्सर बाढ़ आया करती है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। थार के मरुस्थल की चर्चा करें तो राजस्थान में अरावली के पश्चिम का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है, पश्चिम का क्षेत्र मारवाड़ कहा जाता है। यह थार के मरुस्थल का भारतीय भाग है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। यह क्षेत्र मारवाड़ी व्यापारियों के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना, और यहाँ पे जो कुएं होते हैं जिनको जोहड़ बोलते हैं, तथा खेजरी के वृक्ष के कारण इस क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव आया है। जोहर क्या होता है? जोहर ये कच्चे कुएं होते, कच्चे पक्के कुएं, कच्चे पक्के कुएं, ये जोहर कहलाते हैं। और खेजड़ी यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में रोहिड़ा, खेजड़ी, कटीली वनस्पति सबसे ज्यादा पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। दक्षिण का फटारी भाग, यह एक विशाल फटार है जो विश्व का प्राचीनतम भूखंड है। ये प्राचीनतम भूखंड है, इसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा के उत्तर में अनेक पहाड़ भी इसी फटार के अंग हैं, जैसे अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, छोटा नागपुर का फटार, राजमहल की पहाड़ी, ये सब इसके उत्तर में है। नर्मदा के उत्तर के जो पहाड़ हैं वो प्रायद्वीप के ही भाग हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा, छोटा नागपुर और राजमहल की पहाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है। सतपुड़ा इसका दक्षिणी भाग है। अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। दक्षिण का फटार काली और लाल मिट्टी से निर्मित है। काली मिट्टी से निर्मित होने के कारण ये गेहूं, कपास और गन्ना के लिए उपजाऊ है। यह फटार खनिजों के लिए भी जाना जाता है। जब भी तो छोटा नागपुर फटार को भारत का रूर कहा जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे खनिज संसाधनों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको रूर की संज्ञा दी जाती है, ये आपको याद रखना है भाई। समुद्र तटीय क्षेत्र की बात करें तो भारत के पश्चिम में कौन सी? ताप्ती से
कन्याकुमारी तक सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है, जिसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। यह 25 से 50 किलोमीटर चौड़े मैदानों का निर्माण करती है, जो अत्यंत ही उपजाऊ है। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से नील तक है। यह चक्रवात को भी रोकता है। नीलगिरी पूर्वी व पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। जो नीलगिरी है, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का क्या है, मिलन बिंदु है। इसके दक्षिण में 3 पहाड़ियां हैं, जिन्हें पालनी की पहाड़ी कहते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी कहते हैं, कोडरडम की पहाड़ी कहते हैं। कोडरडम की पहाड़ियों का दूसरा नाम है इलायची। इलायची की पहाड़ी। तो नीलगिरी जो है, ये पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाने वाला बिंदु है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जो जोड़ा जाता है मेरे परम मित्रों, ये नीलगिरी की पहाड़ी के द्वारा जोड़ा जाता है, मिलन बिंदु है ये ध्यान रखना है। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कटाफटा है। इसका पूर्वी जो घाट है, ये अपेक्षाकृत कटाफटा है। अतः पश्चिम घाट से होकर निकलने वाली अनेक नदियां इसी से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कच्छ का रण, कच्छ के रण की बात करें तो रण क्या होता है? रण वास्तव में समुद्री दलदल है। जो रण है वो वास्तव में क्या है? समुद्री दलदल है। कच्छ का रण मैग्रोव वनस्पति, कच्छ का जो रण है, जैसे सुंदरवन मैग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है, वैसे ही कच्छ का रण मैग्रोव वनस्पति तथा जंगली गधों के लिए जाना जाता है। अब मैग्रोव वनस्पति भारत के पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन जो क्षेत्र है, वहां पे भी देखने को मिलती है, जिसकी जड़ें सामान्य वृक्षों की जड़ों के विपरीत होती है। और जंगली गधों के लिए जाना जाता है, जहां पेट्रोलियम के भंडार हैं। यहाँ किसके भंडार देखने को मिलेंगे आपको? पेट्रोलियम के भंडार। सर क्रीक जो आपका है, और कोरी क्रीक, सर क्रीक और कोरी क्रीक, सर क्रीक और कोरी क्रीक इसी क्षेत्र में स्थित है, जो भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। कच्छ के रण को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया जा चुका है। लूणी नदी इसी रण में विलीन हो जाती है। राजस्थान से निकलने वाली जो लूणी नदी है, वो इसी में विलीन होती है मेरे मित्रों, और इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। कच्छ के रण को जंगली गधे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको मैग्रोव जो वनस्पति है वो भी आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? ये इसका एक मानचित्र है जो दिख रहा होगा आपको, जैसे विवादित बिंदु भी, ये किसी क्षेत्र को लेकर देखो, ये दिख रहा होगा वाटर वार। अब यहाँ पे आपको ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ठीक है। ये हमारा गुजरात है भारत का, ये पार्ट दिख रहा होगा, भारत का मानचित्र दिख रहा होगा। अब देखो ये विवादित है, दिख रहा है आपको? ये ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन इज द बॉर्डर, ये बॉर्डर है जिस पे क्लेम करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कहता है कि मेरा विस्तार यहाँ तक है, मेरा विस्तार यहाँ तक है, ग्रीन लाइन तक क्लेम करता है पाकिस्तान। और ये डिस्प्यूट है इंडिया के बीच में, भारत और इंडिया के बीच में, ठीक है। और ये रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन दिख रहा है, ये बॉर्डर है जिस पर क्लेम करता है इंडिया। ये देखो, ये 2 लाइन दिख रही हैं, एक तो रेड दिख रही है और एक आपको ग्रीन दिख रही है, ठीक है। अब ये सरक्रीक है, ये बीच वाला पार्ट आपको बहुत स्पष्ट दिख रहा होगा, ये सरक्रीक है। यानी कि रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में ये एक आपको नीला नीला पार्ट दिख रहा होगा, ये पार्ट पूरा सरक्रीक है। अब ये रेड लाइन है ना, भारत तो कहता है कि मेरा जो गुजरात है, मेरा जो पार्ट है, ये रेड लाइन तक है, यहाँ तक मेरा पार्ट है, तो सरक्रीक मेरा भाग हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान ये कहता है कि जो ग्रीन लाइन है, यहाँ तक हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पार्ट है ये, ठीक है। और सरक्रीक पाकिस्तान कहता है कि मेरा हो गया। तो आपको ये स्पष्ट इससे दिख रहा होगा, और ये लिखा हुआ भी साफ आपको दिख रहा होगा मेरे मित्रों, ये आपको पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा। जो ये वाला पार्ट है, मैं थोड़ा हाईलाइटर लेके बता दूं आपको, देखो ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट पे तो पाकिस्तान ये कहता है कि यहां तक मेरा पाकिस्तान का विस्तार है, और ये बीच का जो सरक्रीक वाला पार्ट है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। जबकि इंडिया ये कहता है कि भाई साहब आप कहाँ खोए हुए हो,
ये जो लाल लाइन दिख रही है, यहां तक हमारा इंडिया है और सरक्रीक हमारे भाग का पार्ट है। तो ये बिंदु, ये सरकरी के बीच वाला पार्ट है, ये विवादित है। अब आपको दिख गया होगा पूरा। उत्तर पूर्वी भारत की बात करें अपन, उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो यह सिक्किम तथा 7 अन्य राज्यों का समूह है उत्तर पूर्वी भारत, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। मतलब इसके अलावा कौन कौन से, देखो सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, असम, ये सारे पार्ट किसमें हैं, ये उत्तर पूर्वी भारत में आते हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत में असम को, अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को, मणिपुर को, मिजोरम को, त्रिपुरा को और एक सिक्किम को शामिल करते हैं। तो ये सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। 7 ये राज्य हैं जिनको उत्तर पूर्वी भारत कहते हैं। यह क्षेत्र हिमालय तथा घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ लगभग 200 ट्राइब्स पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वी भारत में छोटी मोटी लगभग 200 ट्राइब्स पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदियां भी हैं, जिनमें 50,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्या है, संभावना है। उत्तर पूर्व में पर्यटन और फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 31 है, ये उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ता है मेरे मित्रों। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है, तो 31 जो है ये उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ता है मेरे मित्रों। यह सिलीगुड़ी गलियारे से निकलता है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये सिलीगुड़ी गलियारे से होकर निकलता है और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग को चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। सिलीगुड़ी दिख रहा होगा आपको, सेवन सिस्टर के नाम देख लो आप, सेवन सिस्टर, ये सारा सेवन सिस्टर का पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, ठीक है, मेघालय, असम, ये सारा सेवन सिस्टम का पार्ट है। ये भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया, बीच में आपका सिक्किम आ गया। तो ये सेवन सिस्टर लिख रहा होगा, सेवन सिस्टर, 7 बहनें। अब भारत के पर्वत, अब अपन इनकी वापस से बात करेंगे। भारत में जो पर्वत है उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं कि भारत में पर्वत कैसे हैं। भारत के पर्वतों का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। जैसे वलित पर्वत की बात करूं, जिनको अंग्रेजी में फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। यह पर्वत 2 प्लेटों के आपस में टक्कर के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। पहली बात ध्यान से समझ लेना कि अपन पर्वतों की बात करेंगे तो वलित पर्वत क्या होते हैं, जैसे फोल्डेड पर्वत क्या होते हैं कि जो 2 प्लेट होती हैं उनके आपस में टकराव से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें वलित पर्वत या फोल्डेड पर्वत कहते हैं। और ये विश्व के सबसे ऊंचे होते हैं। ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हिमालय फोल्डेड माउंटेन है, रोकी फोल्डेड माउंटेन है, एंडीज फोल्डेड माउंटेन है, एटलस फोल्डेड है और आल्पस फोल्डेड है। और ये सब नवीन पर्वत है। याद रखना है, जो फोल्डेड माउंटेन जो पर्वत है ये ऊंचे पर्वत होते हैं और 2 प्लेटों के आपस में टकराव से इनका निर्माण होता है। तो देखो, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशियन क्रस्ट है। दिख रहा होगा आपको, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशियन क्रस्ट है। अब इनके आपस में टकराव से देखो एक दूसरे की तरफ ये मूव कर रही हैं, प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ये सिंबल आपको मैं थोड़ा बड़ा करके बता दूं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो टक्कर हो रही है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट के निर्माण से इस प्रकार से ये पर्वत बने हैं। तो ये देखो, इनके ये ओशियन क्रस्ट है और ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। दोनों का टकराव हुआ और ये जो पर्वत बन गए, ये जो पर्वत बने हैं, ये पर्वत कौन से हैं आपके, ये फोल्डेड माउंटेन है। ये फोल्डेड माउंटेन है, ये फोल्डेड माउंटेन है।
जिनको वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। और फोल्डेड माउंटेन कौन कौन से? हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, एटलस है, आल्पस है। ये सब कैसे पर्वत हैं? ये फोल्डेड। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है। और दूसरा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वलित पर्वत का निर्माण किससे होता है? तो वलित पर्वत का निर्माण दो प्लेटों के आपसी टकराव से होता है। अवरोधी पर्वत क्या होते हैं? जिन्हें बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जिनको बोलते हैं अवरोधी पर्वत। हिंदी में बोलते हैं अवरोधी पर्वत, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक माउंटेन। इन पर्वतों का निर्माण जो धरती होती है, धरती के किसी भाग का नीचे धंस जाने या ऊपर उठ जाने से होता है। ध्यान रखना है भाई, अवरोधी या ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं, इनका निर्माण, इन पर्वतों का निर्माण जो धरती होती है या पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी का कोई भी भाग या तो नीचे धंस जाए, यानी कि या तो उस भाग में धसाव हो जाए या फिर वो ऊपर उठ जाए, तो उनसे जो पर्वत बनेंगे उन्हें अवरोधी या ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, और पाकिस्तान का साल्ट रेंज। पाकिस्तान का साल्ट रेंज, ये कैसे हैं? ये ब्लॉक माउंटेन है, आपको याद रखना है। अब एक होता है अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत जिसको बोलते हैं रेडियल माउंटेन। रेडियल माउंटेन ये पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत हैं, जिनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ये पर्वत अपरदन के कारण घिसकर छोटे रह गए हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और यूएसए का अपलेशियन पर्वत। ये अपशिष्ट पर्वत है, रेडियल माउंटेन है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इन पर्वतों के बारे में आपको जानना है भाई, वलित पर्वत क्या होते हैं, अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, ठीक है ना, और आपके अवरोधी पर्वत क्या होते हैं और बनते भी कैसे हैं, और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत हैं, जिनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से बहुत वर्षों पहले हुआ था और अपरदन के कारण ये घिसकर छोटे हो गए हैं। तो जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, यूएसए का अपलेशियन, ये सब कैसे हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो, अवरोधी पर्वत जिनको अपन ने ब्लॉक पर्वत कहा था, और एक होता है अपशिष्ट पर्वत जिनको अपन ने क्या कहा था, रेडियल पर्वत के नाम से बताया था कि ये पर्वत ऐसे हैं जो घिसकर छोटे हो गए। अब इनमें निर्माण कैसे होता है? अवरोधी पर्वत जो होते हैं, जिनको अपन ने ब्लॉक पर्वत कहा था, तो मैंने बताया था या तो धरातल का, पृथ्वी का कोई भाग नीचे धंस जाए या कोई भाग ऊपर उठ जाए। समझ में है ना? कोई भाग या तो नीचे धंस जाए या कोई भाग ऊपर उठ जाए। तो नीचे धंसने से भी आपके पर्वत बनेंगे और ऊपर उठने से भी पर्वत बनेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे बीच का भाग यथावत रहे। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर ये पर्वत है इस प्रकार का, इसको होस्ट बोलते हैं। होस्ट दिख रहा होगा आपको, ये बीच का भाग ये ऊपर उठा है, अगल बगल के भाग नीचे धसे हैं। ठीक है, अगर अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाते हैं और बीच का भाग यथावत रहता है, अब जो बीच का भाग है इसको बोलते हैं ग्रेबन। इसे क्या बोलते हैं? ग्रेबन। इसे ग्रेबन बोलते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और इसे क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। और ये अपशिष्ट पर्वत है, देखो इनका अपर्दन हो रहा है, ये ठोस पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ठोस पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ठोस पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इनका जो मूल पार्ट था, जो मुलायम भाग था, वो तो कट गया, घिस गया, और जो हार्ड पार्ट है वो आपको अभी आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। वो किस रूप में दिखाई दे रहा है? अपशिष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? एक होता है संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत क्या होता है? ये वो पर्वत है जो ज्वालामुखी के लावा तथा कंकड़ पत्थर के इकट्ठा होने से बने हैं। जैसे यूएसए में शास्ता पर्वत है, जापान का फ्यूजियामा पर्वत है, और चिली में अकांगुआ है, तंजानिया में किलिमंजारो है। तो ये ऐसे पर्वत हैं जो संग्रहित पर्वत हैं। संग्रहित पर्वत क्या है? ऐसे पर्वत जो ज्वालामुखी के लावा तथा कंकड़ पत्थर के एकत्रित होने से बन रहे हैं। संग्रहित का मतलब आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है
और अपने साथ में धूल मिट्टी लेकर आती है, तो उसको वो क्या करती है, जमा करती रहती है, उसको वो जमा करती रहती है मेरे परम मित्रों। और जैसे ही वो जमा करती रहती है तो कचरा इकट्ठा हो जाता है। सेम इसी प्रकार से ज्वालामुखी के लावा से धूल, राख, कंकड़, पत्थर आदि के इकट्ठा होने से, अब एक दिन में तो बनते नहीं है, इनमें हजारों लाखों साल लगती हैं, आदि के इकट्ठा होने से जो पर्वत बनता है उसे संग्रहित पर्वत कहते हैं। और संग्रहित पर्वत के एग्जाम्पल यूएसए में शास्ता है, जापान में फ्यूजियामा है, चिली में कांगुआ है, और आपकी तंजानिया में किलिमंजारो है। अब आपसे यहाँ से सुमेलित में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा अवशिष्ट पर्वत है, कौन सा आपका वलित पर्वत है, कौन सा आपका संग्रहित पर्वत है, कौन सा आपका अवरोधी पर्वत है। इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, इन चीजों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके देख लोगे तो ये चीजें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। अब पर्वत और इनकी चोटियां देखो, जैसे कराकोरम पर्वत है, तो कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है गोडविन आस्टीन। गोडविन आस्टीन है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, यहाँ कभी बर्फ नहीं है, लेकिन ऊंची ऊंची चोटी है, लेकिन बर्फ नहीं है। और सतपुड़ा की धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई की अन्नाईमुदी, नीलगिरी की दोदा बेटा, मिजोपाड़ी की ब्लू माउंटेन, पूर्वी घाट की विशाखापट्टनम, ठीक है ना, विशाखा, पूर्वी घाट की विशाखापट्टनम, और यहां पर है जिंदा गदा, जिंदा गदा, जिंदा गदा। छोटा नागपुर की पार्श्वनाथ, उत्तरी सादरी की कालसुबाई। उत्तरी सादरी की कह रहा है, ये उत्तरी सादरी की नहीं है, उत्तरी सादरी की बात कर रहा है, उत्तरी सादरी की कालसुबाई है। तो ये चोटियां भी देखना, यहाँ से सुमेलित में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ये आपके सामने है। और ये सारा डेकोर जो किया है ये मेरे खुद के नोट्स थे। ये लिखने का काम, इसका टाइपिंग का काम, डेकोर करने का काम दुलार चंद ने किया है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ का स्टूडेंट है मेरा अभी वर्तमान में, और वो अभी प्लस क्लास का स्टूडेंट है, दुलार चंद। तो ये मेरे खुद के नोट्स थे, मैंने पढ़ाया था जो इनको नेट में बच्चों को, तो उन्हीं को उसने डेकोर किया है पूरा का पूरा, टाइप करना और इनको कलर्स देना, ये मानचित्र सेट करना, ये दुलार चंद का ही है। तो एक लाइक दुलार चंद के नाम। तो कराकोरम गोडविन आस्टीन है, अरावली गुरु शिखर, विंध्यन विंध्यन की अमरकंटक, सतपुड़ा की धूपगढ़, अन्नामलाई की अन्नाईमुदी, नीलगिरी की दोदा बेटा, मिजोपाड़ी की ब्लू माउंटेन, पूर्वी घाट की विशाखापट्टनम, जिंदा गदा, छोटा नागपुर पठार की पार्श्वनाथ, उत्तरी सादरी की कालसुबाई। ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी सादरी की कुद्रेमुख, दक्षिणी सादरी की कुद्रेमुख हिमालय की माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत में स्थित है। नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में से चोमालांगबा कहा जाता है। मतलब माउंट एवरेस्ट है ना, ये नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर है, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या किस नाम से जानते हैं, सागरमाथा के नाम से, और तिब्बत में से चोमा लांगबा के नाम से जानते हैं। एक चीज और देख लेना मेरे मित्रों, अगर आपसे पूछे कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सह्याद्री, तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और आपसे पूछे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी पूछे तो भी आपको जवाब देना है कुद्रेमुख, तो भी आपको जवाब क्या देना है, कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की पूछे, उत्तरी सह्याद्री, तब आपको जवाब देना है कालसुबाई। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई बच्चों। और आपसे पूछे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदा गदा, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी,
दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर, गुरु शिखर याद रखना है, गुरु शिखर। तो पूर्वी घाट की जिंदा गदा, दक्षिणी भारत की अन्नाईमुदी, मध्य भारत की गुरु शिखर और पश्चिमी घाट की कुद्रेमुख। कुद्रेमुख ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, भारत की सर्वोच्च तो कंचनजंगा। केटू जो चोटी है, केटू जिसको गोडविन आस्टीन कहते हैं, ये पीओके में है, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में है। केटू जो है ये पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक एक बता दी है, कौन सी कहाँ पे है ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ये चोटियां देखो, आपको दिख रही होगी, केटू, गोडविन आस्टीन, माउंट एवरेस्ट, पार्शनाथ, ब्लू माउंटेन, महेंद्रगिरी, धूपगढ़, कालसुबाई और गुरु शिखर, दोदा बेटा, दोदा बेटा, अन्नाईमुदी, लोकेशन में देख लेना, अंडमान निकोबार में सैडल पीक, और ये है मुलैगिरी। ये भारत की चोटियां हैं, भारत की चोटियां, भारत की चोटियां। अब आपको लोकेशन भी नजर आ रही होगी, भारत की जो चोटियां हैं इनमें आपको लोकेशन भी नजर आ रही होगी कि कौन सी कहाँ पे है। जैसे धूपगढ़ दिख रही है, पार्शनाथ दिख रही है, माउंट एवरेस्ट है, ब्लू माउंटेन है, महेंद्रगिरी है, सैडल पीक अंडमान निकोबार की है, दोदा बेटा है देखो, और अन्नाईमुदी देखो बाउंड्री पर है, अन्नाईमुदी देखो बाउंड्री पर है, ठीक है ना। मुलैगिरी है तो ये आपको दिख रही होंगी, कालसुबाई है। तो ये पूरी चोटियां आपको एक मैप में राज्य के साथ में ड्रॉ करना है, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। हिमालय, हिमालय की अब बात करेंगे विस्तार पूर्वक। हिमालय के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणियां, हिमालय के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय की बात करें तो उत्तरी भाग की बात करें, उत्तरी हिमालय में कराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। याद रखना है मेरे मित्रों, हिमालय के उत्तर में यानी कि हिमालय के उत्तरी भाग में कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। 1906 में स्वान हेडन ने इनकी क्या की थी, खोज की थी। इन्हें पामीर की गांठ का हिस्सा माना है, ये पामीर की गांठ का हिस्सा है। हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत यानी कि पीओके से नामचा बरबा तक 2400 किलोमीटर है, ध्यान रखना है। ये पश्चिम से पूर्व की बात कर रहे हैं अपन, तो हिमालय पश्चिम से पूर्व 2400 किलोमीटर लंबा है। और जो हिमालय के उत्तरी भाग में कराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो चोटियां हैं, इनकी 1906 में स्वान हेडन ने इनकी क्या की थी, खोज की थी सबसे पहले, और ये कहा था कि ये पामीर घाट का ही भाग है।
और नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में हिमालय पर्वत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कहां से कहां तक है? तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर। लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि ऊंची चोटियां हैं। विश्व की सर्वोच्च 100 चोटियों में से 70 हिमालय से ही संबंधित है। याद रखना है, अगर विश्व में लगभग 100 चोटियां हैं तो 70 चोटियां आपके हिमालय में है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये मेजर चोटियां हैं हिमालय। अब देखो ये पामीर घाट है, ये पामीर घाट है, और जितने भी पर्वतों का उद्गम हुआ है वो पामीर घाट से हुआ है। जैसे ये हिंदू कुश पर्वत गया आपके, ये हिंदू कुश है, ये सुलेमान रेंज है, ये सब इसी के पार्ट है। सुलेमान पर्वत है, ठीक है, और ये कुल्लून शान पर्वत है, ये कराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, ठीक है ना, ये जास्कर श्रेणी है, ये सारे इसी के पार्ट हैं। ये कैलाश है जो खंडित है, ये कैलाश है, और ये पूरा आपका ग्रेट हिमालय जिसको महान हिमालय बोलते हैं। देखो इसमें चोटियां, कामेत है, नंदा देवी है, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, माउंट एवरेस्ट है, ये ग्रेट हिमालय है, ये नामचा बरवा है, और ये आपकी शिवालिक श्रेणी है। ये शिवालिक श्रेणी है, ये शिवालिक श्रेणी है, ये शिवालिक है, ये शिवालिक श्रेणी है। ये शिवालिक श्रेणी है, तो ये पूरा हिमालय है। इस वाले को देखो, ये है ग्रेट हिमालय, लिखा हुआ है ग्रेट हिमालय, ठीक है ना, ये ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो जास्कर है, लद्दाख है, ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय है, ये पूरा पार्ट ट्रांस हिमालय है। तो इसमें ये चोटियां सारी लिखी हुई हैं, ये ध्यान रखना। ये अरावली आपको दिख रही होगी, अन्य पर्वतों को तो क्यों देखना, पहले ये आपके पामीर घाट है, ये पामीर घाट है। तो पामीर घाट को पर्वतों की जननी कहा जाता है। पामीर जो घाट है इसे कहते हैं पर्वतों की जननी, पर्वतों की जननी, पर्वतों की जननी। पामीर घाट को पर्वतों की क्या कहते हैं? जननी कहते हैं, पर्वतों की जननी, ध्यान रखना है। हिमालय वास्तव में 3 समानांतर श्रृंखलाओं का योग है। हिमालय क्या है? ये इनका योग है, 3 समानांतर श्रृंखलाओं का योग है, जिसमें अपन ने देखा महान हिमालय, लघु हिमालय और आउटर हिमालय, बाएं हिमालय। महान हिमालय जिसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, महान हिमालय को हम क्या कहेंगे? ग्रेट हिमालय कहते हैं। ग्रेट हिमालय की अपन चर्चा करें मेरे परम मित्रों, ग्रेट हिमालय की अपन चर्चा करें तो इसे आंतरिक हिमालय, इसे वृहत हिमालय और इसे हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। एवरेज की बात करें 4500 मीटर की ऊंचाई से हिम रेखा प्रारंभ हो जाती है। इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। तो महान हिमालय जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसे आंतरिक हिमालय, इसे वृहत हिमालय, इसे हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। 4500 मीटर की ऊंचाई से हिमरेखा प्रारंभ हो जाती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है मेरे मित्रों। महान हिमालय की प्रमुख चोटियां जो हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे मौसर ब्रूम है, ग्रेसर ब्रूम है, उत्तराखंड में नंगा पर्वत है, कामेत है, नंदा देवी है, सिक्किम में कंचनजंगा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछता है कौन सी जगह कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, लासे है, मैकालू है, अन्नापूर्णा है, धौलागिरी है, गोसाई थान है, गौरी शंकर है। सिक्किम में कंचनजंगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और अरुणाचल प्रदेश में वही नामचा बर्मा है। ये आपको याद रखना है मेरे मित्रों। अब बात करेंगे लघु हिमालय, जिसे लिटिल हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय या लिटिल हिमालय, इसे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है।
जिसके अनेक स्थानीय नाम हैं। स्थानीय नाम देखो, जैसे जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल कह देते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार कह देंगे, उत्तराखंड में इसी को नाग टिब्बा कह देंगे, नेपाल में इसे महाभारत कह देंगे, अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकोई बूम कह देते हैं। ये इसी के नाम है मेरे मित्रों। अन्य कश्मीर घाटी महान हिमालय और महाभारत के बीच में स्थित है। जो कश्मीर घाटी है ये महान हिमालय और महाभारत के बीच में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर घाटी कहाँ पे स्थित है, कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। पूछ सकता है लिटिल हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, नेपाल में किस नाम से जानते हैं। अरे ये लघु हिमालय के नाम है। ये जो लघु हिमालय है उसी के नाम है मेरे मित्रों। लघु हिमालय के नाम है ये पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत, ये सब इसी के नाम है। पटकोई बूम लिटिल हिमालय के, याद रखना है। लघु हिमालय बोलते हैं। और यहाँ पे घास के मैदान भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान, यह आपको ध्यान रखना है। लघु हिमालय की निचली ढालों पर देखो, लघु हिमालय के निचले ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, खिलमर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड में उन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, काठमांडू, दार्जिलिंग के मध्य हिमालय इसी हिमालय में स्थित है। ये मध्य हिमालय में स्थित है। शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, काठमांडू है, दार्जिलिंग है, ये मध्य हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3050 मीटर तथा औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। अब ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये सब आपको याद रखनी है। मानचित्र में भी मैंने आपको शो करा रखा है। आउटर हिमालय, बाएं हिमालय जिसको बोलेंगे आउटर हिमालय, इसे शिवालिक के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार भारत की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई 1220 मीटर है और औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इसका विस्तार पोटवार पीओके से कोसी नदी बिहार तक है। बाएं हिमालय के पश्चिमी भाग पर दून तथा पूर्वी भाग पर द्वार पाए जाते हैं। ये क्या है? ये घाटियां हैं। ये क्या है? घाटियां, जिन्हें पूर्वी भाग में द्वार कहते हैं जैसे हरिद्वार, और पश्चिमी भाग में दून कहते हैं जैसे देहरादून, कोटली, दून। ये याद रखना है। जो द्वार और दून क्या है? ये घाटियां हैं जो जैसे देहरादून हुआ, कोटली दून हुआ, हरिद्वार हुआ, और ये आउटर हिमालय के पार्ट है। ये आपको याद रखना है। हिमालय का विस्तार पूर्वोत्तर भारत में नागा पहाड़ी नागालैंड और लूसाई की पहाड़ी मिजोरम तथा अराकान योमा भारत म्यांमार की सीमा पर हिमालय का ये दक्षिणी विस्तार है। याद रखना है। यानी कि भारत के पूर्वोत्तर भारत की बात करूं, यानी कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मैं बात करूं तो नागा पहाड़ी जो नागालैंड में है, लूसाई की जो पहाड़ी मिजोरम में है, और अराकान योमा जो भारत और म्यांमार सीमा के बीच में स्थित है, हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। मेघालय में गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी, जयंती की पहाड़ी भी हिमालय का ही विस्तार है। याद रखना है। मैं प्लेटू की बात नहीं कर रहा, पहाड़ियों की बात कर रहा हूं। समझ में है ना? मेघालय में गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी, जयंती की पहाड़ी हिमालय का भाग है, लेकिन शिलोंग फटार, शिलोंग या मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू, प्लेटू का मतलब फटार, ये प्रायद्वीप का भाग है। ये किसका भाग है? प्रायद्वीप का। ये प्रायद्वीप का भाग है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, आपसे पूछ सकता है। हिमालय के दर्रे देखो, दर्रे क्या होते हैं? दो पर्वतों के मध्य वह स्थान जो प्रवेश मार्ग का कार्य करते हैं। यह कुछ फीट से लेकर किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध दर्रे हिमालय में हैं, जैसे खैबर दर्रा काबुल को पेशावर से जोड़ता है, बोलन दर्रा सिंधु को बलूचिस्तान से जोड़ता है, कराकोरम दर्रा भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है, यह आपको ध्यान रखना है। और खैबर दर्रे की मैं बात करूं तो काबुल को पेशावर से जोड़ता है, और बोलन दर्रे की बात करूं तो सिंधु को बलूचिस्तान से जोड़ता है। तो ये खैबर बोलन, ये भी याद रखना है।
और कराकोरम की मैं बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर उत्तर कश्मीर को चीन से जोड़ता है, उत्तरी कश्मीर को चीन से जोड़ता है। बारालाचा की मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में मुंडी को लेह से जोड़ता है। जोजिला की बात करूं कश्मीर में श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पीर पंजाल की बात करें तो श्रीनगर को मुजफ्फराबाद से जोड़ता है। बनियाल की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल में जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। रोहतांग की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में मनाली को लेह से, और इसे नदियों का गार्ज कहा जाता है। छिपकिला की बात करूं हिमाचल प्रदेश में शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा की बात करूं उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर के लिए ये मार्ग उपलब्ध कराता है। तो कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के ये पार्ट है, एग्जाम के भाग हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारे दर्रे आपके सामने हैं। कौन सा दर्रा कहाँ पे है? प्रमुख दर्रे। ये प्रमुख दर्रे आपके सामने हैं, पूरा आप देख सकते हैं। इसमें कराकोरम, खारदुला, जोजिला, बुरजिला, बनियाल, लिपुलेख, मान्ना, नीता, छिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाभ, ये सारे दर्रे आपको दिख रहे हैं। नाथुला, जलेपला, बोमडिला, सारे दीफू, ये सारे तूजू, ये सारे दर्रे आपके सामने हैं। थालघाट, भोरघाट, ये दक्षिण के दर्रे भी देख लेना। पालघाट, ये दक्षिण के दर्रे भी आप देख लेना। और ये तटीय मैदान है। ये म्यांमार में कोको द्वीप है जो आइलैंड बता रहे हैं। नीति दर्रा उत्तराखंड में, उत्तराखंड को तिब्बत से। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में तिब्बत को मार्ग देता है। नाथुला सिक्किम में, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जलेपला सिक्किम में, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। दार्जिलिंग के मध्य चुंबी घाटी यहीं स्थित है। ये भी पूछा हुआ चुंबी घाटी कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चुंबी घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में है। यांगपाम अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो यांग याप दर्रे से, जो अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। और पांगसाण दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जो डिब्रूगढ़ से म्यांमार को रास्ता देता है। क्लियर है? ये सारी आपको फैक्चुअल चीजें याद रखना है। अब आप सोचो सर ये फैक्ट तो हम कैसे, तो ये तो बार बार पढ़ोगे, एक बार, दो बार, चार बार, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। अन्य दर्रों की बात करें तो बालघाट दर्रा है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली को मुंबई से। बोरघाट दर्रा है, महाराष्ट्र में, मुंबई को मैंगलोर से। थालघाट दर्रा है, महाराष्ट्र में, मुंबई को कोलकाता से। पालघाट केरल में, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये थालघाट, भोरघाट, बालघाट, पालघाट, ये दर्रे भी आपको याद रखना है। क्लियर है ना? ये थालघाट है, ये भोरघाट है, ये बालघाट है, और ये पालघाट है। इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। तीसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, भारत की नदियां। तो भारत की जो नदियां हैं ये तीसरा पार्ट है, और इन नदियों का जो पार्ट है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे मेरे मित्रों। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे तो भारत का सामान्य परिचय आपका पूरा हो गया है। भौतिक प्रदेश के बारे में मैं फैक्चुअल चीजें आपको रिवीजन करवा चुका हूँ। अनअकैडमी पे 5 दिसंबर से ज्योग्राफी के लिए मेरा प्लस कोर्स आ रहा है, तो जिन विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। और वहाँ पे हम इंडियन ज्योग्राफी ही शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले 5 दिसंबर से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए आ रहा है। पेपर सेकंड में मैं ज्योग्राफी कंप्लीट पार्ट आपको कराऊंगा और बढ़िया समझ में आएगा। पेपर फर्स्ट में लगभग 7-8 यूनिट आपको कवर कराऊंगा, जिसमें टफ से टफ पार्ट आपको आसान से आसान भाषा में बताऊंगा और बढ़िया अच्छे समझ में आएगा। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप कैपिटल अक्षर में ये रेफरल कोड यूज करें, राजेंद्र 10। ये राजेंद्र 10 कैपिटल अक्षर में आप कोड यूज करें, 10% फीस में डिस्काउंट होगा और सारी क्लास मेरे द्वारा आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये नदियां करेंगे, बढ़िया तरीके से नदियां आपको समझ में आएंगी। और आप जुड़ सकते हैं मेरे से अनअकैडमी पे आइकॉनिक
और प्लस दोनों में, आइकॉनिक और प्लस दोनों में मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे मित्रों। ये कोड है रेफरल कोड राजेंद्र 10, कैपिटल अक्षर में यू यूज करना है। राजेंद्र 10 आपको दिख रहा होगा, कैपिटल अक्षर में ये राजेंद्र 10 आपको यूज करना है और मेरे साथ में आप जुड़ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। समझ में आया ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार। बाकी की बात अपन कर लेंगे कल। थैंक यू।